हेलो स्टूडेंट्स, आप सब कैसे हो? उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। हमारा आज का जो सब्जेक्ट है वो है हिस्ट्री, यानी कि इतिहास। इतिहास जिसके बारे में आज हम आगे पढ़ने वाले हैं। हिस्ट्री किसे कहते हैं? जो काल व समय बीत गया है, उसको क्या बोलते हैं? उसको हम इतिहास कहते हैं। ठीक है, तो जो भी हमारा समय बीत चुका है, जिसके बारे में हम जानकारी मिले हैं, जैसे कि हमारा जो प्राचीन काल था, जो हमारा समय काफ़ी टाइम पहले बीत चुका है, उसका जैसे कि अध्ययन होता है और जो साक्ष्य मिलते हैं उनसे मिलकर जो क्या होता है उसको हम इतिहास बोलते हैं। ठीक है, तो इतिहास में मुख्य जो काम होता है वो किसको होता है? जैसे जो हमारे ऐतिहासिक स्रोत होते हैं उनसे ही हमें पता चलता है कि जो हमारा पुराना समय था, जो हमारा इतिहास था, वो किस प्रकार था, किस प्रकार से लोग रहन सहन करते थे, किस प्रकार से उस समय में लोग रहते थे और अपना जीवन यापन करते थे। ठीक है, तो हमारे जो मुख्य ऐतिहासिक स्रोत हैं किस बात पर निर्भर करता है हमारा इतिहास? ऐतिहासिक स्रोत। ऐतिहासिक स्रोत क्या होता है? ऐतिहासिक स्रोत होता है किसी व्यक्ति व समाज व देश के संबंधित महत्वपूर्ण विशिष्ट सार्वजनिक क्षेत्र की घटनाओं तथा तथ्यों का जो विवरण होता है उसको क्या बोलते हैं? कालक्रमिक विवरण, क्रोनोलॉजिकल डिस्क्रिप्शन क्या कहलाता है? हमारा इतिहास कहलाता है। ठीक है, तो ये हम बात करते हैं किसी व्यक्ति, समाज तथा देश से संबंधित क्या होती है? जो भी घटनाएं होती है, तथ्य होते हैं, जो भी घटनाएं व तथ्यों के कालक्रमिक विवरण को हम इतिहास कहते हैं। क्या बोलते हैं? किसी भी देश व समाज व मानव की जो घटनाएं होती है, उसके आसपास जो तथ्य होते हैं, उसका जो काल होता है उसके काल क्रमिक को हम क्या बोलते हैं? इतिहास बोलते हैं। ठीक है, और इसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? क्रोनोलॉजिकल डिस्क्रिप्शन। क्रोनोलॉजिकल डिस्क्रिप्शन भी इसको हम क्या है बोलते हैं। ठीक है,
पुरातात्विक स्रोत कौन से होते हैं हमारे, किन से हमें पता चलता है? पुरातात्विक स्रोत, पुरातात्विक स्रोत कौन से होते हैं? जिनसे हमें जो समाज के अंदर जो घटनाएं होती हैं उनके बारे में हमें पता चलता है। ठीक है, पुरातात्विक स्रोत में जो क्या है, मुख्य रूप से क्या होते हैं? मुख्य रूप से जैसे कि सिक्के, मूर्तियाँ, अभिलेख, सिक्के, मूर्तियाँ, अभिलेख व बर्तन। ये क्या है हमारे जो है स्रोत हैं जिनसे हमें अपने जो हिस्ट्री है, जो इतिहास है, उसके बारे में हमें जो जानकारी मिलती है कि किस प्रकार से हमारे जो पूर्वज थे, किस प्रकार से रहते थे, किस प्रकार से वो सिक्के का, अभिलेखों व मूर्तियों का यूज़ करते थे। ठीक है, तो आइए आगे बढ़ते हैं। जो है हमारे अधिकांश स्रोत कहाँ पाए जाते हैं, कौन सी जगह पर पाए जाते हैं? जो हमारे पुरातात्विक जो स्रोत है वो अधिकांश ना टीलों के नीचे पाए जाते हैं। जो टीला होता है ना, टीलों के नीचे। ठीक है, टीलों के नीचे हमें जो है हमारे पुरातात्विक स्रोत मिलते हैं। ठीक है, और इनको इंग्लिश में टीलों क्या बोलते हैं? टीले को हम क्या बोलते हैं इंग्लिश में? माउंट्स। ठीक है, इसको हम माउंट्स भी बोलते हैं। ठीक है, टीला हम किसको बोलते हैं? टीला क्या होता है? टीला धरती के उभरे हुए भाग को हम क्या बोलते हैं? टीला बोलते हैं। टीलों के नीचे ही हमारे जो है पुरातात्विक स्रोत जो है पाए जाते हैं। ठीक है, टीलों के नीचे ही जो अधिकांश जो बस्तियाँ होती थी, जिनमें हमारे जो प्राचीन व्यक्ति थे वो रहते थे, और उनके विशेष जो है विद्यमान होते हैं। ठीक है, इनमें कई प्रकार की जो है संस्कृतियाँ पाई जाती हैं। मुख्य रूप से इनमें जो होती है वो होती है एकल सांस्कृतिक, दूसरी होती है हमारी मुख्य सांस्कृतिक व तीसरी होती है हमारी बहु सांस्कृतिक होती है। ये तीन प्रकार की संस्कृति होती है। ठीक है, तो आइए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि किस प्रकार से जो हमारा पश्चिम
पश्चिमोत्तर, जो हमारा पश्चिमोत्तर भारत है, उसमें हमें जानकारी मिलती है। उसमें हमें क्या जानकारी मिलती है कि ऐसे नगरों को पता चलता है जिनकी स्थापना लगभग आज से 2500 ईसा पूर्व हुई थी। ठीक है, कितने वर्ष पूर्व हुई थी? पूर्वोत्तर भारत के अधिकांश नगरों का जो है पता चलता है जिनकी उत्पत्ति लगभग 2500 ईसा पूर्व की मानी जाती है। ठीक है, उसके बाद क्या आता है? दक्षिण भारत के जो लोग हैं वो क्या करते थे, जैसे मृत व्यक्ति को जो अवशेष होते थे उनसे औजारों का निर्माण करते थे। दक्षिण भारत के लोग, इतिहास में ये भी देखने को मिलता है कि दक्षिण भारत के लोग मृत शव क्या करते थे? मृत व्यक्ति के साथ औजार व मिट्टी के बर्तन भी दफनाते। ये कहाँ देखने को मिलता है? दक्षिण भारत के दक्षिण जो इलाका है उसमें ये साक्ष्य मिले हैं, और ये हमें देखने को मिलता है कि एक जो मृत व्यक्ति होता है उसके साथ औजार और मिट्टी के बर्तन को भी दफनाया जाता था। ठीक है, ये लोग आते हैं। कौन सी विधि के द्वारा जो हमें इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है? इतिहास को जानने के लिए हम जिस विधि का उपयोग करते हैं वो होती है कार्बन डेटिंग, रेडियो कार्बन डेटिंग। ठीक है, रेडियो कार्बन डेटिंग के विधि से हमें क्या पता चलता है? आयु का पता चलता है। इस विधि से हमें पता चलता है कि कोई वस्तु कितने वर्ष पुरानी है व इसका किस प्रकार से जो है इतिहास रहा है। ठीक है, तो आइए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं जो प्राचीन काल में सिक्के किस प्रकार से उपयोग में आते थे। सिक्के किस प्रकार से उपयोग में आते थे। ठीक है, सिक्कों के अध्ययन को क्या बोलते हैं? मुद्रा शास्त्र बोलते हैं। सिक्कों के
अध्ययन को हम मुद्रा शास्त्र क्या कहते हैं? मुद्रा शास्त्र कहते हैं। ठीक है। क्या होता है, जो प्राचीन काल में अधिकांश सिक्के व मोहरें किस चीज़ की बनाई जाती थी? प्राचीन काल में अधिकांश मोहरें व सिक्के धातुओं की बनाई जाती थी। ठीक है। किस चीज़ की बनाई जाती थी? धातुओं की। इनमें धातुओं का यूज होता था उनके निर्माण के लिए। ठीक है। जो सिक्कों का लेख व निर्माण जो किसने शुरू किया था? सर्वप्रथम सिक्कों व अभिलेखों का निर्माण किसने शुरू किया? ठीक है। तो किसने किया? यूनानियों द्वारा। जो यूनानी शासक थे। ठीक है। यूनानी शासकों द्वारा। ठीक है। सर्वप्रथम सिक्कों व अभिलेखों का निर्माण किसने शुरू किया था? सर्वप्रथम सिक्कों अभिलेखों का निर्माण जो यूनानी शासक थे। ठीक है। उन्होंने इसका सर्वप्रथम उपयोग में लाना इसको शुरू किया था। ठीक है। तो आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि किस प्रकार से सिक्कों का प्रयोग सर्वप्रथम किस चीज़ के लिए यूज़ होता था? सर्वप्रथम जो इसका यूज़ होता था वो होता था दान दक्षिणा देने के लिए, खरीद बिक्री के लिए और वेतन मजदूरी के लिए हम इसका सर्वप्रथम सिक्कों का यूज़ करते थे। ठीक है। गुप्त शासकों ने सबसे अधिक सोने के सिक्के जारी किए। किसने जारी किए सबसे अधिक सोने के सिक्के? गुप्त शासकों ने। गुप्त जो शासक थे उन्होंने सबसे अधिक सोने के सिक्के जारी किए। ठीक है। किसने जारी किए सबसे अधिक सोने के सिक्के? पर्सनल में स्टार्टिंग में वह और सर्वाधिक जो शुद्ध सोने के सिक्के कौन प्रयोग में लाया? वो थे कुषाण शासक। ठीक है। सर्वाधिक जो शुद्ध सोने के सिक्के कौन लेके आया? कुषाण शासक। कौन थे वो? कुषाण शासक। इन्होंने सबसे अधिक जो शुद्ध सोना होता है ना उसके सिक्के का निर्माण सबसे अधिक इन्होंने ही शुरू करवाया। ठीक है।
तो आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं किस प्रकार से हमारा इतिहास चला। आगे बढ़ते हैं। अभिलेख। अभिलेख क्या? अभिलेख क्या होता है? यह सिक्कों से अधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। सिक्कों से अधिक महत्वपूर्ण माना जाता है इतिहास को जानने के लिए। इतिहास की जानकारी के किसको माना जाता है? सिक्कों से अधिक जो हमारे अभिलेख होते हैं। इन अभिलेखों में क्या होता था, जैसे लकड़ी की जो बड़ी बड़ी तख्तियाँ होती थी उनके ऊपर जो लेख लिखे जाते थे, जिनसे हमें उस समय के अभिलेखों को पता चलता है और जानकारी मिलती है कि किस भाषा का वो यूज़ करते थे और किस प्रकार से वो हम अपनी जो तिथियां हैं, ठीक है, जो तारीखों का जो वो उस जो अभिलेखों में लिखते थे। ठीक है, तो आइए जो प्राचीन भारत के जो स्रोत हैं उनका एक विवरण बनाएंगे कि किस प्रकार से इतिहास का प्राचीन इतिहास के जो स्रोत है। ठीक है, इनको हमने कई भागों में बांटा है। तीन मुख्य इनको हमने तीन जो भाग में डिवाइड किया है। उसमें क्या है, मेनली जो है साहित्य, जो साहित्यिक जो क्या होता है साक्ष्य होता है, उसको रखा है। सेकंड नंबर पे हमने इसमें इसको रखा है विदेशी यात्रा विवरण को। विदेशी यात्रा विवरण के आधार पर। ठीक है, जो तीसरे नंबर का है वो क्या है, आधुनिक साहित्य, पुरातात्विक आधुनिक साहित्य, पुरातात्विक साहित्य, पुरातात्विक साक्ष्य। ठीक है, तीन आधार पर हमने जो हमारे प्राचीन इतिहास के जो स्रोत है उनको मानना है। और इसमें भी आगे इतिहास को अलग अलग भागों में जो है डिवाइड किया है। ठीक है, जैसे हम साहित्य साक्ष्य की बात करें, साहित्यिक साक्ष्य के बारे में बात करें, तो इसमें धार्मिक साहित्य और लौकिक साहित्य मुख्य रूप से बांटा गया है दो भागों में। इसको कितने भागों में बांटा गया आगे? दो भागों में। धार्मिक साहित्य पहला क्या है, धार्मिक साहित्य, और दूसरा क्या है, लौकिक साहित्य। ठीक है, धार्मिक साहित्य हमारा क्या क्या आता है आगे इसके बारे में बात करेंगे। धार्मिक साहित्य में हमारा आता है, जैसे कि आगे आता है ब्राह्मण साहित्य। दूसरा आता है हमारा ब्राह्मणोत्तर साहित्य। इसमें क्या क्या आता है, इसमें आते हैं हमारे बौद्ध ग्रंथ, क्या आते हैं, बौद्ध ग्रंथ व जैन ग्रंथ।
ब्राह्मणोत्तर साहित्य में हमें क्या देखने को मिलता है, इसमें हमें जो है बौद्ध ग्रंथ और जैन ग्रंथ का विवरण देखने को मिलता है। ठीक है, और जो ब्राह्मण साहित्य है उसके अंदर हमें कौन कौन से मिलते हैं देखने को, उसमें मिलते हैं हमें वेद, ठीक है, वेद, ठीक है। जो हमारा ब्राह्मण साहित्य है उसमें हमें क्या क्या देखने को मिलता है, इसमें हमें मुख्यतः वेद, उपनिषद, अरण्यक, पुराण, स्मृति, रामायण व महाभारत का जो विवरण है वो किसमें देखने को मिलता है, जो ब्राह्मण साहित्य है उसके अंदर हमें इनका जो विवरण है इसमें देखने को मिलता है, ब्राह्मण साहित्य के अंदर। ठीक है, और अब बात करते हैं हम विदेशी यात्रा विवरण के बारे में। इसके बाद हम बात करेंगे लौकिक जो लौकिक साहित्य है उसमें आगे किस प्रकार से विवरण दिया गया है। ठीक है, इसमें हमें ऐतिहासिक ग्रंथ, जीवनी ग्रंथ व गल्प साहित्य ग्रंथ के बारे में जानकारी मिलती है। ऐतिहासिक ग्रंथ, इसमें हमें ऐतिहासिक ग्रंथ, जीवनी ग्रंथ, दूसरा क्या है जीवनी ग्रंथ, और तीसरे नंबर पे क्या है, तीसरे नंबर पे है हमारा गल्प साहित्य ग्रंथ। तीसरे नंबर पे क्या है, गल्प साहित्य ग्रंथ। इनका जो विवरण है हमें किस में देखने को मिलता है, जो लौकिक साहित्य है हमारा, इन तीनों का विवरण हमें इसमें देखने को मिलता है। ठीक है, तो आइए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं विदेशी यात्रा विवरण के बारे में। ठीक है, ठीक है, तो आज के बारे में आज हम इसी टॉपिक में इतना ही पढ़ेंगे। ठीक है, और जो हमारा विदेशी यात्रा का जो विवरण है, जो विदेशी यात्रा का जो हमारा विवरण